Hello my dear aspirants and welcome back to the channel once again. Today I am here with another very important topic, especially for competitive examinations, and that is on your screen, inversion made easy. My dear students, inversion एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हर लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो या फिर बैंकिंग हो या कोई स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी क्यों ना हो। इन्वर्जन सबके लिए आज के तारीख में बहुत ज़रूरी हो गया है। सो जो इन्वर्जन का कंसेप्ट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो के बाद आपको इन्वर्जन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, यह मेरा आपसे वादा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। Inversion can be defined as putting the verb before the subject without putting a question mark at the end of the sentence. यानी इन्वर्जन का मतलब होता है कि सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, जो फॉर्म है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में हो, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना हो। दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। जैसे हम लिखते हैं I write a letter, इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म हम क्या करेंगे? Do I write a letter? This is इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। उस तरह से you will do this work, हमने वर्ब को क्या किया? सब्जेक्ट से पहले कर दिया। हमने क्या किया? विल यू डू दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। सो इन्वर्जन का मतलब होता है कि पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करना, जैसा कि सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं डालना। दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। सो इन्वर्जन कितने तरह के होते हैं और इन्वर्जन का यूज हम कब करेंगे और कहाँ करेंगे, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना है कि इन्वर्जन कितने तरह के होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन्वर्जन दो तरह के होते हैं। एक है पार्शियल इन्वर्जन और दूसरा है कंप्लीट इन्वर्जन। इन्वर्जन दो तरह के होते हैं, पार्शियल और कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन का मतलब क्या है और कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब क्या है, आइए विस्तार से मैं समझाता हूँ। पार्शियल इन्वर्जन में होता है कि सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब है, उन वर्ब का जो पहला ऑक्सिलरी वर्ब है, पहला हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम सब्जेक्ट से पहले डालते हैं, तो दैट बिकम्स पार्शियल इन्वर्जन। यानी ये भी, यानी ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। सपोज सब्जेक्ट के बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब है और एक मेन वर्ब है, तो हम सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम सब्जेक्ट से पहले डालेंगे और फिर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ जाएगा। ये हो गया पार्शियल इन्वर्जन। यानी ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। अब मैं एक बात बताना चाहूँगा कि एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज देखकर आप कंफ्यूज मत होना। इसको मैं अगले स्लाइड में समझाऊंगा कि एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, और पार्शियल इन्वर्जन का यूज हम कहाँ करेंगे और कब करेंगे, यह मैं भी नहीं समझा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि पार्शियल इन्वर्जन होता क्या है। सो पार्शियल इन्वर्जन मीन्स putting the auxiliary verb or the helping verb before the subject is called partial inversion। और complete inversion क्या होता है कि putting all the verbs before the subject without making any changes in the verb is called complete inversion। यानी सब्जेक्ट के बाद जो भी verb है, एक हो, दो हो, तीन हो, सारे को उठाकर सब्जेक्ट से पहले डाल देना, उसको कहते हैं हम कंप्लीट इन्वर्जन। सो कंप्लीट इन्वर्जन को हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कुछ एग्जांपल्स के मदद से कि पार्शियल इन्वर्जन का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे।
आइए पार्शियल इन्वर्जन को फिर से एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं। यूज्ड व्हेन नेगेटिव एंड नेगेटिव फ्रेजेस आर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। वी पुट द नेगेटिव वर्ड्स और फ्रेजेस इन द बिगिनिंग टू एम्फसाइज द नेगेटिव आइडिया। हेल्पिंग वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट। यह तो आप समझ गए कि पार्शियल इन्वर्जन का स्ट्रक्चर क्या है। हेल्पिंग वर्ब को हम पहले करते हैं और फिर सब्जेक्ट होता है और उसके बाद में मेन वर्ब होता है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल इन्वर्जन। लेकिन हम पार्शियल इन्वर्जन या इन्वर्जन हम यूज करेंगे कब? तो माय डियर स्टूडेंट्स, पार्शियल इन्वर्जन का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी एडवर्ब यानी नेगेटिव एडवर्ब, नेगेटिव एडवर्ब फ्रेज सेंटेंस के शुरू में होता है, तो हम वहां पर पार्शियल इन्वर्जन करते हैं। जैसे नो सूनर, आगे देन है। यह कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इसके बारे में आप सब जानते होंगे। तो इसके एक सेंटेंस में बनाता हूं, आई हैड नो सूनर रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। एक ये है फॉर्मेशन। यहां पर कोई इन्वर्जन की जरूरत नहीं है, ना तो इन्वर्टेड है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मेरे प्यारे बच्चों, यह है असर्टिव सेंटेंस। सो आई हैड नो सूनर रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, यानी मैं स्टेशन पहुंचा भी नहीं था कि ट्रेन चल दी, यानी जो ही पहुंचा वैसे ही ट्रेन चल दी। अब यहां पर जो नो सूनर है, यह एक नेगेटिव एडवर्ब है। इस नेगेटिव एडवर्ब को अगर हम सेंटेंस के शुरू में करते हैं तो वह पूरा सेंटेंस इन्वर्टेड हो जाएगा, यानी वहां पर हम इन्वर्जन लागू करेंगे। और कौन से इन्वर्जन होगा प्यारे बच्चों? वह होगा पार्शियल इन्वर्जन। क्यों पार्शियल इन्वर्जन? क्योंकि नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में है। तो क्या होगा? नो सूनर, उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद आई आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर मेन वर्ब होगा। So no sooner had I reached the station than the train left, यानी this is called inversion। क्यों? ध्यान से सुनना, क्योंकि no sooner एक एडवर्ब है या सेंटेंस के शुरू में आ गया है तो इन्वर्जन होगा। कौन सा इन्वर्जन होगा? यह होगा पार्शियल इन्वर्जन। क्यों होगा? क्योंकि नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में यूज हुआ है। सो पार्शियल इन्वर्जन में क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे, हैड को, और मेन वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लाएंगे। अब कुछ रूल्स है। हार्डली और स्कार्सली जब भी सेंटेंस के शुरू में है तो उसके बाद जो आने वाला क्लाउज होगा वह होगा पास्ट परफेक्ट का इन्वर्जन होगा, और उसके बाद व्हेन भी यूज होगा, और उसके बाद एक कोई भी क्लाउज होगा जो इन्वर्जन नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम्पल, ही हैड हार्डली फिनिश्ड द वर्क व्हेन ही लेफ्ट फॉर मार्केट। यहां देखिए, यहां इन्वर्जन की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट से शुरू है सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है वगैरह, यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही यह हार्डली एक नेगेटिव एडवर्ब है, जैसे ही आप इससे शुरू करते हैं सेंटेंस तो वह पूरा सेंटेंस इन्वर्टेड हो जाएगा। तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट है, तो हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वह हैड होता है, उसको सब्जेक्ट से पहले करेंगे और मेन वर्ब को सब्जेक्ट के बाद, और यह बन गया इन्वर्टेड। यह भी सही है और यह भी सही है, और दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। तो यह पार्शियल इन्वर्जन क्यों है? क्योंकि देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैड भी आया है और फिनिश्ड भी आया है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले हैड आया है क्योंकि वह हेल्पिंग वर्ब है,
और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आया है। दिस इज पार्शियल इन्वर्जन। Scarcely had he reached the station when the train left. वो स्टेशन पहुंचा भी नहीं था कि, मेरे प्यारे बच्चों, यह भी एक नेगेटिव एडवर्ब है। तो स्कार्सली जब भी हम यूज करते हैं तो उसके आगे हम वेन यूज करते हैं कंजंक्शन के रूप में, और स्कार्सली वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट होता है और वेन वाला पार्ट सिंपल पास्ट होता है। सो स्कार्सली सेंटेंस के शुरू में है और पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, उसको हम सब्जेक्ट से पहले लाएंगे, सब्जेक्ट से पहले है, और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद, यह है पार्शियल इन्वर्जन। आगे है रूल नंबर 2, नो सूनर से जब कोई सेंटेंस शुरू होगा तो उसके बाद जो क्लाउज आएगा वो आएगा सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट, और उसका पार्शियल इन्वर्जन होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत ही नो सूनर से है, और उसके बाद एक कंजंक्शन के रूप में हम देन यूज करेंगे, और उसके बाद कोई भी क्लाउज आएगा जो इन्वर्टेड इन्वर्जन फॉर्म में नहीं होगा। अब एक सिंपल सा सेंटेंस में यहां पर आप देखिए, आई नो सूनर रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। यहां पर सब्जेक्ट से शुरू है, यहां इन्वर्जन की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, यहां पर भी सब्जेक्ट से शुरू है सेंटेंस, इन्वर्जन की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं यह बताने की कोशिश किया हूं कि नो सूनर वाला जो क्लाउज है वह सिंपल पास्ट में भी होगा और पास्ट परफेक्ट में भी होगा, लेकिन जो कंजंक्शन यूज किया गया है दोनों में देन ही यूज किया जाएगा। आगे है, नो सूनर को हमने सेंटेंस के शुरू में ला दिया तो यह एक नेगेटिव एडवर्ब है, इसका होगा इन्वर्जन। अब इन्वर्जन के लिए हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सिंपल पास्ट है, यहाँ सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट को जब हम इन्वर्जन में करेंगे या फिर जब हम उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे तो हम क्या यूज करते हैं? डिड यूज करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब, और डिड को हम इन्वर्जन में हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट से पहले प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने डिड को सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर दिया है और मेन वर्ब को बाद में यूज किया है, जो रिच्ड नहीं होगा, V1 होगा, क्योंकि यह ऑलरेडी चेंज हो चुका है V2 में। नो सूनर हैड आई, यह पास्ट परफेक्ट वाला पार्ट है जिसमें हैड को हमने क्या किया है? सब्जेक्ट से पहले लाया है क्योंकि वह हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब को सब्जेक्ट के बाद। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ पार्शियल इन्वर्जन। व्हाई? बिकॉज द सेंटेंसेस से पहले नेगेटिव एडवर्ब यूज किया हुआ है। अब आगे आते हैं सेल्डम इफ एवर या सेल्डम और नेवर। यह दोनों नेगेटिव एडवर्ब्स है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सेल्डम इफ एवर या सेल्डम और एवर, कभी कभार या फिर कभी नहीं, यदा कदा या फिर कभी नहीं। सो वहां पर हम यूज करते हैं सेल्डम इफ एवर या फिर सेल्डम और नेवर। सो सेल्डम के साथ अगर आप इफ यूज करते हैं तो एवर होगा, और यूज करते हैं तो नेवर होगा। उसके बाद हम पार्शियल इन्वर्जन यूज करेंगे। सो क्या होगा? आई सेल्डम इफ एवर एक्सप्रेस्ड माई कंसर्न्स रिगार्डिंग दिस सोशल अफेयर्स। सो यहाँ पर इन्वर्जन की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत ही सब्जेक्ट से हो रही है, यानी नाउन या प्रोनाउन से हो रहा है, तो इन्वर्जन की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। फिर इन्वर्जन हम कहाँ करेंगे? तो नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, सेल्डम इफ एवर। अगर इससे सेंटेंस की शुरुआत है और उसके बाद आने वाला जो क्लाउज है अगर वो सिंपल पास्ट में है तो वहां पर सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? डिड आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव फॉर्म में और इन्वर्टेड फॉर्म में हम सिंपल पास्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करते हैं। सो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद V1, यह इन्वर्टेड हो गया। हर एक स्लाइड का, ज़्यादा स्लाइड है नहीं, हर एक स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेना, उसको स्टडी करना, रिवाइज करना, सेंटेंसेस बनाना, बिकॉज दिस इज
very important topic of English grammar which you cannot afford to miss. Rule number 4, not only plus partial inversion plus but also plus clause. अब यहाँ पर है, इसको बोलते हैं हम कोरिलेटिव कंजंक्शन. क्या होता है? not only dot 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 but also. not only but also पे मैं कुछ और भी बातें नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा. not only I not only secured good marks but also won the बैडमिंटन चैंपियनशिप. यहां पर जो नॉट ओनली है और बट ऑल्सो है, इनका यूज ही सब्जेक्ट के बाद हुआ है. सो पहली बात, यहां पर इन्वर्जन नहीं होगा बिकॉज सेंटेंस का शुरुआत ही सब्जेक्ट से हुआ है, यानी नाउन या प्रोनाउन से हुआ है. दूसरी बात है जो ध्यान देने की है वह है नॉट ओनली किसके पहले यूज हुआ है? वर्ब से पहले. तो बट ऑल्सो भी वर्ब से पहले यूज हुआ है, यानी सेंटेंस पैरेलल है. यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस करेक्ट है. अब हम नेक्स्ट आते हैं. नॉट ओनली की शुरुआत अगर हमने सेंटेंस के पहले कर दिया, सेंटेंस के शुरू में कर दिया, तो वह पूरा सेंटेंस इन्वर्टेड होगा. तो क्या होगा? नॉट ओनली, उसके बाद कौन सा टेंस है? या सिंपल पास्ट है. तो सिंपल पास्ट के लिए हम क्या करेंगे? पार्शियल इन्वर्जन में सिंपल पास्ट के लिए हम सब्जेक्ट से पहले डिड यूज करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट से पहले हम डू या डज यूज करते हैं. और जो दूसरे टेंसेस है उस सारे टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब होता है. सो जो पहला वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लाना है. यहाँ हमने डिड सब्जेक्ट से पहले लाया और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद लाया. दिस इज पार्शियल इन्वर्जन. और जो दूसरा पार्ट है बट ऑल्सो के बाद वाला पार्ट, यह इन्वर्टेड नहीं होगा. सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट. सो बोथ द सेंटेंसेस हैव द सेम मीनिंग. समझ में आ गया? अब है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो से संबंधित में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा. जो नॉट ओनली को हम एक साथ यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम अलग अलग यूज करते हैं. सो नॉट ओनली बट ऑल्सो को हम अलग अलग यूज करते हैं सेंटेंसेस में. अब नॉट ओनली एक एडवर्ब भी है और नॉट ओनली एक एडजेक्टिव भी है. तो अगर नॉट ओनली एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव ही होगा, और अगर ये एडवर्ब है तो ये भी एडवर्ब ही होगा. अब जब एडजेक्टिव है नॉट ओनली तो किसी नाउन से पहले आएगा या प्रोनाउन से पहले, और अगर वह एडवर्ब है तो क्या होगा? किसी एडजेक्टिव से पहले आएगा या फिर किसी वर्ब से पहले आएगा. सो देखिए, नॉट ओनली राम but also Shyam has come. अब यहां पर नॉट ओनली किससे पहले यूज हुआ है? नाउन से पहले, और बट ऑल्सो भी नाउन से पहले. तो यहां पर नॉट ओनली बट ऑल्सो एडवर्ब नहीं है बल्कि एडजेक्टिव है, और यहां पर इसका इन्वर्जन नहीं होगा. हमेशा ध्यान में रखना, अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो अगर एडवर्ब है, यानी ये दोनों किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले है, तो इनका इन्वर्जन नहीं होगा. लेकिन ही नॉट ओनली कम्स हियर बट ऑल्सो spends some time. यहां पर मेरे प्यारे बच्चों देखना, ही नॉट ओनली कम्स हियर, यानी वर्ब से पहले है नॉट ओनली तो एडवर्ब है. तो बट ऑल्सो भी वर्ब से पहले होना चाहिए, वर्ब से पहले है. यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो एडवर्ब का काम कर रहा है. और यहां पर अगर हम नॉट ओनली पहले करेंगे तो इन्वर्टेड हो जाएगा. नॉट ओनली क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट है, डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब. नॉट ओनली डज ही कम बट ऑल्सो स्पेंड्स सम टाइम. सो हमेशा ध्यान में रखना कि नॉट ओनली बट ऑल्सो यह हमेशा एडवर्ब या एडजेक्टिव ही नहीं है, बल्कि यह कई बार एडवर्ब होता है, कई बार एडजेक्टिव होता है. अगर किसी नाउन प्रोनाउन से पहले है तो एडजेक्टिव है, और अगर किसी
वर्ब से पहले है या किसी एडवर्ब से पहले है तो वह एडवर्ब है। अब रूल नंबर 5 है सेल्डम, उसके बाद सिंपल टेंस और पार्शियल इन्वर्जन होगा, क्योंकि सेल्डम एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और इसका यूज हम या तो सिंपल प्रेजेंट में करते हैं या सिंपल पास्ट में करते हैं, और वहां पर भी इन्वर्जन होगा। कौन सा इन्वर्जन होगा? पार्शियल इन्वर्जन होगा, यानी सिंपल प्रेजेंट में अगर होगा तो डू या डज सब्जेक्ट से पहले आएगा, और सिंपल पास्ट होगा तो डिड सब्जेक्ट से पहले आएगा। ही सेल्डम वियर्स स्वेटर बट टुडे ही इज वियरिंग वन। वह कभी कभार ही स्वेटर पहनता है लेकिन आज वह पहना है। यहां पर इन्वर्जन की जरूरत नहीं है, बिकॉज द सेंटेंस बिगिंस विथ अ प्रोनाउन which is the subject of the sentence, but when the sentence begins with seldom which is also a negative adverb, so the sentence has to be inverted। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है, तो इन्वर्जन के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हम डू या डज सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट ही है तो डज आएगा और उसके बाद मेन वर्ब। तो यहाँ पर जो वियर्स है, यहाँ वियर्स नहीं होगा। क्यों? बिकॉज डू का फॉर्म हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया है डज के रूप में, जो पहला वर्ब है, तो इसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। दिस इज इन्वर्टेड एंड बोथ द सेंटेंसेस हैव द सेम मीनिंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। और यह पार्शियल इन्वर्जन का एक पार्ट था, सेकेंड पार्ट अभी मैं लाने वाला हूं, और जब पार्शियल इन्वर्जन खत्म हो जाएगा देन वी विल मूव टू कंप्लीट इन्वर्जन। और दोनों इन्वर्जन अगर आपका क्लियर हो गया तो किसी भी एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस इन्वर्जन पे बेस्ड होते हैं, इसलिए इन्वर्जन को जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड हैव ए नाइस टाइम।